समेधा के विभाजन को नामंजूर करके तुम्हारे पिता महाराज सुरेंद्र सिंह ने तुम्हारी जान आगे दांव पर लगा दी है, मगर शिवदत्त तुम्हें आजाद कर सकता है अगर तुम्हारा जिगरी दोस्त शाहबाज शिवदत्त के हवाले कर दिया जाए और समेधा का तिलिस्मी खजाना, उसका राज शिवदत्त को सौंप दिया जाए। महाराज शिवदत्त, ये तो सरासर सौदेबाजी है। मेरी रिहाई के लिए तुम शर्तें लगा रहे हो। अपनी रिहाई तो मैं खुद भी हासिल कर सकता हूँ। मेरे बाजुओं में इतनी ताकत है, इसके लिए मैं जाबाज की जिंदगी दांव पर नहीं लगाऊंगा। और सुमेधा के तिलिस्मी खजाने का राज तुम्हें कभी हासिल नहीं होगा। वो खजाना तुम्हारा नहीं है, सुमेधा के लोगों का है, यहाँ की आवाम का है। वो तुम्हारी या तुम्हारे पुरखों की जागीर नहीं है। शिवदत्त, तू महाराज नहीं है, तू एक दलील, बेईमान और बेगैरत शख्स है। तूने शिवदत्त को दलील कहा। उस साथी के लिए माफी चाहता हूँ महाराज। इसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस वक्त मुझे तुम पर तरस आ रहा है शिवदत्त, क्योंकि तुम मुझे मारना भी चाहते हो लेकिन मार नहीं सकते। मेरी मौत से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। हासिल होगा। युवराज वीरेंद्र विक्रम, शिवदत्त जो कुछ हासिल करना चाहता है हासिल कर लेता है। हमने तुम्हारे जिगरी दोस्त जाबाज को संदेशा भेज दिया है कि अगर वो तुम्हें आजाद और रिहा देखना चाहता है तो 2 दिन के अंदर वो हमारे कदमों में आ जाए, वरना तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ जला कर दिया जाएगा। छावनी तो यही है और रुस्तम के मुताबिक पहरा भी सख्त। शाबाश आ गया।
कुंवर, इतने सख्त पहरे और खतरे के बावजूद तुम यहाँ आए कैसे? अपनी जान दांव पर लगाकर? मेरी जान की कीमत क्या है कुंवर, जब आपकी जान का सवाल सामने हो? मेरी सांसें और मेरी धड़कनें आप ही के लिए तो है कुंवर। शाबाश। नावगढ़ का कुंवर इस तरह जंजीरों में जकड़ा हुआ, ये देखना और बर्दाश्त करना मेरे लिए नामुमकिन है कुंवर, नामुमकिन है। जाबाज, तुम मुझे रिहा कराने अकेले आए हो ना? हाँ कुंवर। इन जंजीरों को तोड़ दो जाबाज। यहाँ हर पल खतरा है, यहाँ से हमें फौरन निकल जाना चाहिए। तोड़ दो इन जंजीरों को। जाबाज, मेरे दोस्त, एक मुद्दत हुई तुमसे गले मिले, तेरे गले लग जाओ जाबाज, मेरे गले लग जाओ मेरे दोस्त। मैं लोगों से निपट लूंगा, निकल जाओ तुम कौन यहाँ से, निकल जाओ। अब मेरे निकलने की कोई जरूरत नहीं है जाबाज। तुम मेरी गिरफ्त में हो। तुम? हाँ मैं। कौन हो तुम? मैं बद्री का भाई सोमनाथ। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम हमारे कुंवर की शक्ल में इस जालसाजी ढाल का इस्तेमाल करो। ढाल नहीं जाबाज, शिकंजा। तुम क्या समझते थे कि तुम हर बार हमारी गिरफ्त से बच निकलोगे? नहीं जाबाज, तुम्हें एक न एक दिन हमारे शिकंजे में फंसना ही था। बात दो हमारी अक्ल की कि तुम आज हमारी हिरासत में हो। अरे अकल की दाग तो उसे दी जाती है जो मक्कारी से नहीं, अपनी फतेह जौहर से हासिल करता है, जो धोखेबाजी और फरेबी से नहीं, खुद की जांबाजी से अपनी मंजिल हासिल करता है। अपनी नीच, जलील और गिरी हुई हरकत को अकलमंदी का लिबास पहनाकर तुम उसे ऊंचा दर्जा हासिल नहीं करा सकते। अरे अकल तो वीर पुरुष का वो हौसला होती है जिसे वो ईमानदारी के साथ मैदान जंग में इस्तेमाल करके शूरवीर कहलाता है। और तुमने तो एक कायर की तरह अपनी इस अकलमंदी के साथ बेईमानी की है। बेईमानी का नाम चुनारगढ़ में कुछ और है जाबाज। मैंने अपने मुल्क के साथ वफादारी की है। मैंने न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे दोस्त कुंवर वीरेंद्र विक्रम सिंह को भी गिरफ्तार किया। और ये बात चुनारगढ़ के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से अंकित की जाएगी। अरे लानत है तुम्हारे इतिहास पर, लानत है तुम पर, और धिक्कार है तुम्हारे उस चुनारगढ़ पर जिसमें इतनी तहजीब भी नहीं कि एक राजकुमार के साथ कैसा सलूक किया जाए। और धिक्कार है तुम्हारे उस जहरीले महाराज शिवदत्त पर जो इंसान नहीं, हैवान परस्त महज एक सौदागर है। शाबाश, महाराज के खिलाफ इस गुस्ताखी के लिए तुम्हारी जबान अभी और इसी वक्त तराश की जाती ताकि तुम्हारी जबान से कभी इस तरह के लफ्ज दोबारा नहीं निकले। मगर अफसोस, तुम्हारी जिंदगी चुनारगढ़ के लिए कीमती है। चुनारगढ़ के लिए जिंदगी कीमती नहीं, मौत कीमती है। वफादारी कीमती नहीं, मक्कारी कीमती है। भलाई कीमती नहीं, बुराई कीमती है। भलाई और बुराई तो सिर्फ दो रास्ते हैं जाबाज, सिर्फ दो रास्ते। मुसाफिर की नजर मंजिल पर होती है, हमारी नजर हमारे मकसद पर है, रास्तों पर नहीं। बुराई के रास्तों पर चलकर हासिल किए हुए मकसद की जिंदगी लंबी नहीं, छोटी होती है, छोटी। इस गरूर में मत रहो कि तुमने कोई कामयाबी हासिल की। मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे मेरा काम पूरा करना था जो मैंने पूरा किया।
तुम यहाँ एक बेबस परिंदे की तरह फड़फड़ा रहे हो और उधर वहां तुम्हारा दोस्त कुंवर वीरेंद्र विक्रम सिंह कैद है। जिस अक्ल की तुम दुहाई दे रहे हो, उसी अक्ल की वजह से तुम्हारा दोस्त चुनारगढ़ की सरजमीन पर सर झुका रहा है। यक यक, क्या गजब हो गया, ये क्या गजब हो गया नाजिम आमिर। इस नए बदली ने हमारे ख्वाबों के महल पर बिजली गिरा दी, और फिर ये पैदा कहाँ से हो गया? सरकार, ये कांटा भी वहीं से पैदा हुआ है जहाँ से बद्री पैदा हुआ था। देखा नहीं दोनों की शक्लें कैसी मिलती हैं? हुजूर, बद्री के मरने पर तो हमने ये सोचा था अब दोबारा चुनारगढ़ के सेनापति बन जाएंगे। इसीलिए हम बद्री को बार बार खत्म करना चाहते थे, ताकि हम चुनारगढ़ का सेनापति बन सके और चुनारगढ़ की सारी सेनाओं पर हम अपना कब्जा जमा सके। लेकिन इस नए बद्री ने हमारे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। उसने उस कुंजी का इस्तेमाल किया जिससे वीरेंद्र विक्रम गिरफ्तार हो सकता था, और उसने वीरेंद्र विक्रम को गिरफ्तार करके महाराजा शुदत के सामने पेश किया। सरकार, इस बार मात खा गया। देखा, ये नया बद्री कितना शातिर दिमाग है। शातिर दिमाग? क्रूर सिंह के शातिर दिमाग से भी ज्यादा शातिर दिमाग। नहीं। नाजिम आमिर, मुझे सोचने दो। ओहो, ये जरूर पंडित जगन्नाथ के रमल का कमाल है। सरकार, अगर पंडित जगन्नाथ का रमल ऐसे ही चलता रहा तो आपकी मुरादों को इस नए बद्री की हवा ऐसे उड़ा ले जाएगी जैसे रेगिस्तानी आंधियां सूखे पत्ते उड़ा ले जाती है। मुर्दा बोले कफन फाड़े। अगर वीरेंद्र सिंह को हमने गिरफ्तार किया होता और महाराजा शुदत के सामने पेश किया होता तो आज उनकी नजरों में हमारा रुतबा बढ़ जाता, उनके दिल में हमारी इज्जत बढ़ जाती। लेकिन इस नए बद्री ने अब उस जगह पे कब्जा जमा लिया है। कोई गम नहीं, आखिर हम भी तो हम हैं, क्रूर सिंह। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। नाजिम आमिर, हमारे दिमाग की विसात पर दौड़ते हुए घोड़ों की चालें बतला रही है कि इस नए बद्री के हर चाल पर कड़ी नजर रखी जाए। ये तूफान देख रहे हो, इससे कहीं ज्यादा बड़ा तूफान मेरे सीने में उभर रहा है, जो मुझे बार बार मेरे वजूद, मेरे अस्तित्व को मिटा देने की चुनौती दे रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि आज मैं बिल्कुल अकेला, बिल्कुल अधूरा रह गया हूँ। इस नामुराद वक्त ने मुझसे मेरी पत्नी को छीन लिया है। इस बेदर्द घड़ी ने मेरी झोली को खून भरे आंसुओं से भर दिया है। बद्री, इस आहुति, इस प्रतिज्ञाबद्ध बलिदान ने तुम्हें तो ऐश्वर्य की उस सीमा पर पहुंचा दिया जहां पहुंचकर आदमी अजय और अमर हो जाता है। लेकिन मेरे जीवन को तुमने एक शून्य बना दिया है, एक शून्य। क्यों? बद्री, इस आहुति, इस प्रतिज्ञाबद्ध बलिदान ने तुम्हें तो ऐश्वर्य की उस सीमा पर पहुंचा दिया जहां पहुंचकर आदमी अजय और अमर हो जाता है। लेकिन मेरे जीवन को तुमने एक शून्य बना दिया है, एक शून्य। क्यों? क्या यही प्रतिदान है हमारी दोस्ती का? तुमने मुझे मित्रहीन होकर जीने का श्राप दिया है बद्री। कैसी लायक था तुम्हारा ये पंडित? बद्री, अब मेरे जीवन में रहा ही क्या है? पंडित जी, ये बद्री की अमानत, उसकी आखिरी निशानी, जो अंतिम वक्त में उसके साथ थी, मैं आपको सौंपता हूँ। पंडित,
इसी घड़ी ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं नाकामयाब हो गया पंडित। तेरा दोस्त बद्री नाकामयाब हो गया। मैं कामयाबी के बहुत करीब था। वीरेंद्र सिंह की गिरेबान का फासला सिर्फ चंद घड़ियों का था, लेकिन तभी मेरे और वीरेंद्र सिंह के बीच फासला कुछ घड़ियों का है। तमाम अड़चनों को मैंने रौंद डाला। महाराज के सामने मेरा सर झुकेगा नहीं, कर्ज ऊंचा रहेगा। मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। 24 घंटे के 24 घंटे। किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया। इस घड़ी ने, इस वक्त ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मैं शर्मिंदगी से झुका हुआ सर तुम्हारे सामने लेकर कैसे आऊं पंडित? इसलिए अपना कटा हुआ सर चुनारगढ़ भेज रहा हूं। मैं एक वचन में नाकामयाब रहा, लेकिन दूसरा वचन पूरा कर रहा हूं दोस्त। मैं जानता हूं मेरे चले जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी में जो कमी आएगी उसे पूरा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बहादुर अय्यार की कमी उसका भाई जरूर पूरी करेगा। महाराज हो गए, मुझे माफ करें। चुनारगढ़ मुझे माफ करें। मेरे साथी अय्यार मुझे माफ करें। और सबसे बढ़कर मेरे दोस्त पंडित जगन्नाथ, तो मुझे माफ करना दोस्त। मैं तेरी यादें संजोकर अपने साथ लिए जा रहा हूं। वो खूबसूरत और महकती हुई यादें। अलविदा दोस्त। बद्री अलविदा कहा और तुम तो चले गए। अच्छी दोस्ती भाई है तुमने बद्री, लेकिन ये नहीं सोचा कि अब तुम्हारी जगह कौन लेगा, कौन करेगा तुम्हारे अधूरे काम पूरे। वो काम पूरा हो चुका है पंडित जी। वो काम बद्री के भाई ने पूरा कर दिया है। मैं वीरेंद्र सिंह को बंदी बनाकर महाराज के चरणों में अर्पित करके आ रहा हूँ। महाराज शिवदत्त ने नौगढ़ के सुरेंद्र सिंह के नाम फरमान भी जारी कर दिया है। यदि चुनारगढ़ की शर्तें नहीं मानी गई तो वीरेंद्र सिंह के सर को कलम करके उसके सर को बतौर तोहफा नौगढ़ भेज दिया जाएगा। सोमनाथ, तुमने मेरे दोस्त बद्री का वचन पूरा किया। मुझे तुम पर नाज है, पूरे चुनारगढ़ को तुम पर नाज है। आज से तुम मेरे बद्री के भाई नहीं बल्कि स्वयं बद्री हो। मेरे आदेश के मुताबिक सभ्या की हर छोटी छोटी बात पर नजर रखी जा रही है ना? सभ्या, सभ्या, सभ्या। ये सभ्या कहाँ चली गई?
अधिकार किसने दिया तुम्हें? ये गुस्ताखी करने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? तुम्हें पहुंची क्यों? इस कक्ष में तुम्हारा होने का मतलब? तुम्हें मैंने नजरबंद करने का आदेश दिया था। उस आदेश का उल्लंघन करके तुम यहाँ कैसे पहुंची? मुझे अपने हर सवाल का जवाब चाहिए। आपको आपके हर सवाल का जवाब चाहिए ना? हाँ हाँ हाँ, आज मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। ये अधिकार मुझे किसी ने नहीं दिया, मैंने खुद चुना है। क्योंकि इस फरेबी जालसाज ने मेरी रातों की नींद, मेरा सुकून, मेरी खुशियाँ इन सब से मुझे महरूम कर दिया है। इसकी वजह से महारानी मेरी बहन नहीं रही, उनका विश्वास नहीं रहा। और आप पंडित जी आप नहीं रहे, ये सब किसकी वजह से हुआ? इसी की वजह से हुआ है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो महारानी और आपकी नजरों में महज एक सवाल बनकर रह गई। पंडित जी, आप इस चालबाज औरत पर कतई विश्वास नहीं कीजिए। एक फरेबी है, किस सफाई से इसने अपनी मासूमियत को पेश किया है। मैं इसके गिरगिट जैसे शातिर दिमाग की दाद देती हूँ। पंडित जी, आपने देखा ना, इसके हाथ में खंजर था। ये यकीनन मेरा खून करने आई थी। नहीं पंडित जी, मैं इसका खून करने नहीं, मेरा यकीन कीजिए, मैं इस खतरनाक हत्यारन को चेतावनी देने आई थी। पंडित जी, ये झूठ बोल रही है। ये तो मेरी किस्मत है कि आप मौके पर आ गए, नहीं तो ये मेरा। नहीं कहोगी ना कि तुम्हारा खून करती थी? नहीं पंडित जी, इसका खून करने का इरादा नहीं था मेरा। तो तुम्हारे हाथ में खंजर क्यों था? ताकि इसके खौफ से तुम चुनार घर से अपने नापाक इरादे लेकर हमेशा के लिए दफा हो जाओ। नहीं, ये झूठ है, यही सच है पंडित जी, ये सरासर झूठ है। पंडित जी, मैं जिंदगी और मौत के कगार पर खड़ी, इससे पहले कि ये मेरा कत्ल कर दे, जिसका इरादा ये रखती है, मैं इसकी असलियत बयां करना चाहती हूँ। क्या असलियत है? इस मक्कार और तारा ने मिलकर एक खौफनाक सौदा किया है। कैसा सौदा? वो ये है कि मिस्र और तारा ने चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। नौकर विजयगढ़ में तकरार, नौकर कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। मक्कार और तारा ने मिलकर एक खौफनाक सौदा किया है। कैसा सौदा? वो ये है कि मिस्र और तारा ने पकड़ो उसे, जाने न पाए। सिपाहियों, देखो कौन है, भागने न पाए। कोई है? पंडित जी, और वैदाश को बुला के लाओ, इससे पहले कि तीर का शहर से शरीर में फैल जाए। और वैदाश को बुला के लाओ। जी पंडित जी। सभ्या, थोड़ा जिंदा रहना बहुत जरूरी है, थोड़ा जिंदा रहना हर हालत में जरूरी है सभ्या। अब आया उस पहाड़ के नीचे। मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने मुझे कैसे रस्सियों से जकड़कर घसीटा था। तुझे जो सजा मिली, तू उसी के काबिल था कमीने। नाइंसाफी की तुमने मेरे साथ। वीरेंद्र विक्रम, तुम जानना चाहते हो कि मेरा इंसाफ क्या है? मेरा इंसाफ है जिल्लत के बदले जिल्लत। आज इस बदले से मेरे अंदर के दहकते हुए लाओं को ठंडक पहुंचेगी। तेरे दहकते हुए लावे को एक ही फूंक में बुझा के रख दूंगा, लेकिन तुझे तेरे नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा क्रूर सिंह, कभी नहीं। अपनी खैर बना वीरेंद्र विक्रम, अपनी खैर बनाओ। अब तुम हमारे कब्जे में हो। अब मैं अपनी बेइज्जती का वो बदला लूंगा कि तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। बहुत प्यार करती है ना चंद्रकांता इस चेहरे से।
अब इस चेहरे को मार मार कर ऐसा दागदार बनाऊंगा, इतना भयानक बनाऊंगा वीरेंद्र विक्रम कि चंद्रकांता देखते ही डर जाएगी, तुम्हारे चेहरे से नफरत करने लगेगी। और फिर वो मुझसे मोहब्बत करेगी, मेरी हो जाएगी, और विजयगढ़ का ताज मेरे सर पे होगा। क्रूर सिंह, खूबसूरती चेहरे से नहीं आत्मा से होती है, लेकिन तेरी तो आत्मा क्रूर है, तेरी हरकतें क्रूर है, तेरा दिमाग क्रूर है, और सबसे ज्यादा क्रूर है तेरी शक्ल। इसीलिए तो तेरा नाम क्रूर सिंह है कमीने। क्रूर सिंह। तुम्हारा एक बेटा लगना एक बेटा खेलेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, वरना महाराजा शिवदत्त आपको भी नहीं बख्शेंगे। तुम ठीक कह रहे हो। इस क्रोध और बदले की लपेट में मैं तो अपना असली मकसद ही भूल गया था। मुझे जुनारगढ़ हासिल करना है, फिर महाराजा शिवदत्त की मदद से मुझे तिलिस्म का खजाना भी हासिल करना है। विक्रम, तुम भी क्या याद रखोगे कि क्रूर सिंह भी क्या खराब दिल दुश्मन है। तुम्हारी हर जलील हरकत के बावजूद तुमने तय किया है कि अगर तुम जाबाज से तिलिस्म का राज हासिल करके हमारे सुपुर्द कर दो, तो हम तुम्हारी और जाबाज की रिहाई का बंदोबस्त कर देंगे, समझे? जाबाज, मेरे दोस्त जाबाज, चलो यहाँ से निकल चलते हैं। यहाँ बहुत खतरा है जाबाज, यहाँ से निकल चलते हैं। इससे पहले कि हमारे खून के प्यासे परिंदे यहाँ पहुँचे, निकल चलते हैं यहाँ से। शायद कोई आ रहा है जाबाज, चलो। जाबाज, कुंवर आप ऐसा करिए, आप यहाँ से निकल जाइए, मैं इन दरिंदों को रोकता हूँ। नहीं जाबाज, हम तुम्हें इस मौत के मुंह में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। इन दरिंदों से मुकाबला हम करेंगे। तुम निकल जाओ यहाँ से, जल्दी करो। कुंवर, जब तक मेरे सीने में तिलिस्म का राज दफन है, ये दरिंदे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो मैं नगर के महाराजा और महारानी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? आपको मेरे दोस्त की कसम, आप निकल जाइए। नहीं जाबाज, नहीं, ये लोग तुमसे तिलिस्म का राज जानकर तुम्हें खत्म कर देंगे, मार डालेंगे तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम। तुम निकल जाओ यहाँ से जाबाज, निकल जाओ। कुंवर, आप क्या जाबाज को इतना कमजोर समझते हैं कि इन दरिंदों को मैं तिलिस्म का राज बता दूंगा? जाबाज मर जाएगा मगर तिलिस्म का राज किसी को नहीं बताएगा। अगर कुंवर, जाबाज ऐसा भी नहीं करेगा कि तिलिस्म का राज उसके साथ हमेशा के लिए दफन हो जाए। ये राज मैं आपको बताऊंगा कुंवर, ताकि अगर मुझे कुछ हो भी गया तो आपकी दौलत आपको वापस मिल जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा जाबाज, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम आओ मेरे साथ। आप वक्त बर्बाद न करें कुंवर, चारों तरफ से सिपाही आ रहे हैं। आप ध्यान से मुझसे तिलिस्म का राज सुनिए कुंवर। तिलिस्म की ओर जाने के 4 रास्ते हैं कुंवर, जो चारों दिशाओं की ओर जाते हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको चारों दिशाओं से आवाजें आती सुनाई देंगी कुंवर। किस तरह की आवाजें जाबाज? आपका नाम लेकर पुकारती हुई आवाजें,
आपको अपनी तरफ खींचती हुई आवाजें, रोती बिलखती हुई आवाजें। लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मुझे किस दिशा में जाना? हाँ कुंवर, तुम जिस दिशा को पूरब समझोगे वो दरअसल पूरब नहीं होगा, वो पश्चिम होगा। तुम्हें उस उल्टी दिशा में उल्टे कदम जाना होगा कुंवर। उल्टी दिशा में उल्टे कदम? ये तुम क्या कह रहे हो जाबाज? ध्यान से सुनो कुंवर, तुम्हें उस उल्टी दिशा में उल्टे कदम जाना होगा, और जब तुम अंदर पहुंचोगे तो वहां तुम्हें एक छोटी सी गुफा नजर आएगी। वहां तुम्हें एक जलती हुई मशाल मिलेगी और बाकी सारी मशालें बुझी हुई होंगी। उस जलती हुई मशाल को लेकर तुम्हें उन सारी बुझी हुई मशालों को एक एक करके जलाना होगा। तो अचानक तुम्हें वहां पर एक सीढ़ी नजर आएगी कुंवर। उस सीढ़ी पर तुम्हें एक बहुत बड़ा सा संदूक मिलेगा कुंवर। उस संदूक को खोलोगे तो उसमें एक बहुत बड़ी चाबी मिलेगी। उस चाबी से तुम तिलिस्म को खोल सकोगे कुंवर। मुझे और तो कुछ नहीं करना पड़ेगा ना? नहीं, तुम्हें और कुछ नहीं करना पड़ेगा कुंवर। अच्छी तरह याद करो जाबाज। मुझे अच्छी तरह याद है कुंवर, लेकिन क्या बात है, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं जाबाज, मैं तो सिर्फ तसल्ली कर रहा था कि तुमने सब कुछ मुझे ठीक ठीक बता दिया है या नहीं। तुम्हारी आंखों का जरा, उस चाबी से तुम तिलिस्म को खोल सकोगे कुंवर। मुझे और तो कुछ नहीं करना पड़ेगा ना? नहीं, तुम्हें और कुछ नहीं करना पड़ेगा कुंवर। अच्छी तरह याद करो जाबाज। मुझे अच्छी तरह याद है कुंवर, लेकिन क्या बात है, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं जाबाज, मैं तो सिर्फ तसल्ली कर रहा था कि तुमने सब कुछ मुझे ठीक ठीक बता दिया है या नहीं। मुझे लगता है क्रूर सिंह आ रहा है। अब क्या करें? देखो देखो कुंवर, एक काम करो, तुम मुझे अब फिर से यहाँ बांध दो और निकल जाओ यहाँ से, ताकि किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि तुम यहाँ पर आए थे। ठीक है, आओ, आओ। तुमने ठीक कहा जाबाज, मैं तुम्हें जहाँ बांध देता हूँ। बस कुंवर, आप निकल चलिए। हाँ जाबाज, तुम ठीक तो रहोगे ना मेरे दोस्त? कुंवर, जब तक तिलिस्म का राज मेरे पास है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप निकल जाइए। तुम अपना ख्याल रखना जाबाज। हाँ हाँ, मैं चलता हूँ। समझ कर जाइएगा कुंवर। शाबाश नाज़िम, अब बताओ क्या हुआ? अजी होना क्या है, अंजाम तो आप ही के हक में होगा ना हुजूर। अब देखिए, तिलिस्म का राज मुझे मालूम पड़ गया, मैं आपको बता दूंगा। तो अब देर किस बात की हुजूर, खत्म कर दीजिए वीरेंद्र विक्रम को भी, जाबाज को भी, ताकि आपका इंतकाम पूरा हो जाए। रुको, अगर मैंने ऐसा किया तो महाराजा शिवदत्त को हम पर शक हो जाएगा और फिर वो वीरेंद्र विक्रम और जाबाज के साथ हमें भी खत्म कर देंगे। वो हम दोनों को भी मरवा देगा सरकार। नहीं नहीं नाज़िम, नहीं नाज़िम, महाराजा शिवदत्त को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि अब तिलिस्म का राज हमारे पास भी है। अब तो हमें इस मौके का फायदा उठाना है ताकि हम महाराजा शिवदत्त का विश्वास जीत सके, नारगढ़ को अपने कब्जे में कर सके। और ये तभी संभव है जब महाराजा शिवदत्त हमें सुनारगढ़ का सेनापति नियुक्त कर दे। लेकिन इससे भी खतरा नहीं टलेगा, क्योंकि महाराजा शिवदत्त को कभी न कभी पता जरूर चल जाएगा, जाबाज बता देगा कि हम जाबाज से तिलिस्म का राज उगलवा चुके हैं। तो फिर क्या करना चाहिए हुजूर? नाज़िम, अमीर, अब हमें एक ऐसी जंग की योजना बनानी होगी कि महाराजा शिवदत्त खुद वीरेंद्र सिंह और जाबाज को कत्ल करने का हुक्म दे दे और हम महाराजा शिवदत्त का विश्वास जीत लें। चित्तौड़गढ़ की सत्ता हमारे कब्जे में होगी और हम चित्तौड़गढ़ के सेनापति नियुक्त हो जाएंगे। उसकी जान को हर कीमत से बचाना होगा। हर कोशिश और उपचार का फौरन प्रबंध कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पंडित जी, हमारी सभ्या ने ऐसा किया क्यों? उसकी अपनी दलीलें हैं महारानी, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल अविश्वसनीय है। वो तो ऐन वक्त में मैं वहां पहुंच गया और अनर्थ होने से बच गया, वरना इन दोनों की हमशक्ल होने के पीछे छुपी असलियत
हमेशा के लिए तप्त हो जाती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि उसके हृदय में कोई गहरा राज छुपा है? जी हाँ, वो इस राज को बताने ही वाली थी कि एक जहर बुझा तीर कहीं से आया और उसे बुरी तरह से घायल कर गया। अब ये राज भी तत्काल नहीं खुल पाएगा, क्योंकि जहर उसके शरीर में बुरी तरह से फैल चुका है और वो अभी तक बेहोश है। बेहोश है? सभ्या को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सभ्या मेरी बहन, उससे मेरी खातिर, उसने अपने वफादारी के तहत ही ऐसा किया होगा। महारानी, मेरी अंतरात्मा बार बार मुझे दस्तक दे रही है कि जो सभ्या आपके साथ महल में रहती है वो असली सभ्या नहीं, वही नकली सभ्या है, और मेरा शक गलत नहीं हो सकता। महारानी, क्या आपको उसके तौर तरीके, उसके हावभाव में कोई फर्क नजर नहीं आता? उसकी तहजीब, उसके तेवर पे आपको शक महसूस नहीं होता महारानी? नहीं नहीं पंडित जी, हमें कोई फर्क नहीं महसूस होता। महारानी, उसके नकली होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उसकी आंखों का असली रंग काला नहीं बल्कि नीला है। नीला है? महारानी, पंडित जी मुझ पर बेवजह शक कर रहे हैं। ये एक बेबुनियाद आरोप है और ऐसे बेबुनियाद आरोप मुझे बर्दाश्त नहीं। नकली सभ्या का यूं सरेआम महल में घूमना मुझे भी बर्दाश्त नहीं महारानी। मैं नकली? पंडित जगन्नाथ, क्या सबूत चाहिए आपको मेरे असली होने का? क्या सबूत चाहिए ये तुम अच्छी तरह जानती हो सभ्या, मैं भी जानता हूँ। तुम्हारी आंखों का ये रंग असली नहीं है सभ्या। तुम्हारी आंखों का असली रंग नीला है, जिसे तुमने काले रोगन से रंग रखा है। काले रोगन से रंग रखा है? ये क्या कह रहे हैं आप? महारानी, अगर आप कहे तो मैं अभी अपने खून का रंग आपको दिखा दूं। वो काला नहीं, लाल है। अगर आप कहें तो एक खंजर से मैं अपनी आंखें निकालकर आपके कदमों में पेश कर दूं। अगर पंडित को शक है तो ये लीजिए। मैंने रोगन लगा रखा है ना? देखिए पंडित जी, देख लीजिए, अच्छी तरह से देखिए। ये आपकी आंखों का भ्रम है पंडित जी, मेरी आंखों का नहीं। आपके पास तो बहुत अस्त्र है ना, प्रमल, गणित, अय्यारी, ज्योतिष। आपको जो भी शंका हो आप अपने अस्त्र चलाकर देख लीजिए। लेकिन पंडित जी, अब आपको साबित करना ही होगा कि मेरी आंखों का रंग काला नहीं, नीला है। वक्त आने पर यह भी साबित हो जाएगा सभ्या, और वो वक्त मैं हासिल करके रहूंगा। पंडित जी, सभ्या, पंडित जी को जरूर भ्रम हुआ होगा। पंडित जी, वो घायल सभ्या ही नकली है, ये नहीं। महारानी की जय हो। पंडित जी, वैदराज के सहायक आपसे मिलना चाहते हैं। महारानी, मैं अभी हाजिर होता हूँ। क्या बात हुई बेटा? कुछ चिंता की बात है क्या? कैसी हालत है सभ्या की? वही सूचना देने आया हूँ। वैदराज ने कहा है कि उसके बचने की संभावना बहुत कम है। यदि विश्व उपचार के लिए उसे फौरन वलंगड़ राज्य के विश्व विशेषज्ञ के पास ले जाया जाए तो ही उसके जीवित रहने की कुछ संभावना हो सकती है। ठीक है, तुम जाओ। इस रहस्य उद्घाटन के लिए सभ्या का अब जीवित रहना और भी जरूरी हो गया है। महारानी, अब ये जरूरी हो गया है कि नकली होने का लांछन लेकर मैं इस महल में न रहूं। आप मुझे गांव लौटने की आज्ञा दे दीजिए। मेरी आपसे बस यही विनती है। महारानी। पंडित जी, कोई विशेष खबर?